अभी हमने राज्य को समझा कि राज्य होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का मौलिक परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिलाकर आप देखेंगे पूरे संविधान में तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन टर्म यूज़ हुआ है वो है स्टेट। स्टेट किसे कहते हैं ये आपने अभी पढ़ा। स्टेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, वो है मैकियावेली, जो हमने आपको बताया। स्टेट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये आपने जाना। इसी स्टेट को गवर्न करने के लिए जिस फंडामेंटल लॉ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम संविधान कहते हैं, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है, मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो राज्य शासन के मूलभूत सिद्धांतों तथा सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में बताता है। संविधान देश की एक ऐसी मूल विधि के रूप में कार्य करता है जिसे देश का शासन संचालित होता है, मतलब कि जिससे देश का शासन संचालित होता है। संविधान वह दस्तावेज है, मतलब कि वह डॉक्यूमेंट है जो न केवल शासन या राज्य के प्रमुख अंगों की शक्तियों का स्रोत होता है, बल्कि जो सरकार मतलब कि शासन की शक्तियों का एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संविधान देश की मूल विधि होती है, जबकि अन्य सभी विधियां इसके संगत या दायरे में बनाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जबकि अन्य सभी विधियां इसके संगत या दायरे में बनाई जाती हैं, मतलब अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया और वो संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो वो लॉ बेकार हो जाएगा। वो लॉ मतलब वो कानून जब ही काम करेगा जब वो इसके संगत में हो। इसके असंगत में होता है तो वह काम नहीं करेगा। मतलब कि कोई भी कानून संविधान के दायरे में ही बनता है, इसको आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं संविधान के महत्व के बारे में। संविधान के महत्व की बात की जाए तो संविधान का महत्व मतलब कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमारे देश में लोग हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है, भारत का अपना राज्य क्षेत्र है, भारत में सरकार भी बैठी है और संप्रभु भी है। तो ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो भी एक राज्य है, मतलब भारत भी एक राज्य है। और पॉलिटिकल सेंस में इंडिया भी एक स्टेट है। तो स्टेट क्या होता है, कैसे बना है, ये सब हम आपको समझा चुके हैं। और जब राज्य है तो संविधान की ज़रूरत पड़ती है। अगर संविधान ना हो तो दिक्कत क्या आएगी, मतलब शासन का स्वरूप कैसा हो जाएगा। पहले जो शासन था वो निरंकुश शासन था। निरंकुश मतलब सिंगल हैंड में कमांड होती है। इसका मतलब ये होता है आज की डेट में राज्य की कुछ सीमाएं हैं, लिमिट है ये लिमिट डिसाइड कौन कर रहा है, इसके लिए हमें संविधान चाहिए। लोगों की सहमति से कुछ चीज़ें, कुछ कानून बनाए गए हैं, उन्हें ही हम संविधान कह रहे हैं। संविधान ही इस तरीके से इस पर सीमाएं लगाता है। जैसे कि यही चीज़ हमने यहाँ पे समझाई हुई है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि उस राष्ट्र में शासन का स्वरूप कैसा होगा, अर्थात सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे कि हमने बताया है पहले जो शासन था वो निरंकुश शासन था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके बाद संविधान राज्य के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है और राज्य के शासन संचालन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद संविधान अपने नागरिकों को कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है और साथ ही साथ उन्हें कर्तव्य भी सौंपता है। मतलब कि हम लोगों को कुछ राइट्स भी देता है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी डिफाइन करता है, और साथ में एक तरीके से देखा जाए तो ये तय करता है कि देश में सरकार कैसे चलेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो संविधान उन आकांक्षाओं और विश्वास की अभिव्यक्ति है जो लोगों को राज्य से होती है, और यह राज्य द्वारा किए गए उन वादों की अभिव्यक्ति है जिन्हें भविष्य में पूरा करने का भरोसा दिलाया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। मतलब देश में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, हम लोगों के विचार सबके एक जैसे नहीं हैं, हमारे बीच में बहुत सारे मतभेद हैं जिस पर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी एक साथ रह रहे हैं। मतलब कोई किसी रिलीजन में बिलीव करता है और कोई किसी में, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं,
हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन भी है। जो हमारे बीच मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ये मेंटेन कैसे हुआ है, इसके लिए कुछ ना कुछ बुनियादी सिद्धांत बनाए जिस पर हम एग्री हुए कि हम ये भी मानेंगे और ये भी मानेंगे। इसी बुनियादी सिद्धांत को ही हम संविधान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसमें हम सबसे पहले देखें तो पहला है लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान, मतलब कि रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान की बात की जाए तो अगर किसी देश का संविधान लिखित डॉक्यूमेंट में है तो उसे लिखित संविधान कहते हैं, और अगर किसी देश का संविधान लिखित डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अगर रिटन संविधान की बात की जाए तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएस, और अगर अनरिटन संविधान की बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूके। इसको याद रखिएगा। अनरिटन की बात की जाए तो इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये संविधान है, लेकिन यहाँ के लोगों में सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लॉ के प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक बात आपको और बता दें, जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, मतलब कि संविधान लिखा हुआ होता है, लिखित होता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, मतलब कि संवैधानिक सर्वोच्चता होती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, मतलब कि संविधान रिटन में लिखा हुआ होता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, मतलब कि संवैधानिक सर्वोच्चता होती है। और जिस कंट्री में संविधान लिखा हुआ नहीं होता है वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता होती है, मतलब कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। अलिखित कानून की बात की जाए तो अलिखित कानून में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई भेद नहीं होता, इसलिए यहाँ संसद सर्वोच्च होती है। जबकि लिखित संविधानों की बात की जाए तो यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में कानून नहीं है, कानून ब्रिटेन में भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, बस अंतर इतना है कि वहाँ लिखित दस्तावेज नहीं है जैसे कि इंडिया में है। जो इंडिया है वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है, मतलब कि लिखित संविधान का उदाहरण है। हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। अगर उसको लगता है कि संविधान के अनुसार कोई चीज़ नहीं है तो वो कानून को रिजेक्ट भी कर सकती है, जबकि ब्रिटेन में संसद को करने का अधिकार है। अब जो हमने समझाया है वो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान, और अलिखित ब्रिटेन का संविधान। देश तो और भी है लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद एक लिखित संविधान निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लिखा होता है तथा एक दस्तावेज के रूप में किसी सुनिश्चित तारीख को अपनाया गया है। जैसे भारतीय संविधान लिखित संविधान है जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, मतलब कि एडॉप्ट किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, मतलब कि एनफोर्स्ड कर दिया गया। अगर संविधान की बात की जाए तो इसे एडॉप्ट कब किया गया, मतलब स्वीकृत और अंगीकृत कब किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। इसके बाद इसके विपरीत अलिखित संविधान क्रमिक विकास का परिणाम होता है। यह सदियों तक विकसित रीति रिवाज, परंपराओं एवं कानूनों पर आधारित होता है। ब्रिटेन का संविधान विकसित तथा अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है, जैसे कि हमने आपको भी समझाया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कठोर एवं लचीला संविधान, मतलब कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कठोर व लचीला संविधान की बात की जाए तो जैसे कि आपको मालूम है समाज है वो समय के साथ बदलता रहता है। संविधान कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, समाज के साथ इसे एडजस्ट करना ही पड़ता है। उसी एडजस्टमेंट को हम अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कहते हैं। तो चाहे संविधान कठोर हो या लचीला हो, उसमें अमेंडमेंट तो दोनों में ही होते हैं। अंतर इनके अमेंडिंग प्रोसीजर में होता है। जब किसी अमेंडिंग प्रोसीजर मतलब कि संशोधन की प्रक्रिया टफ हो, मतलब कठिन हो, तो उसे रिजिड कहा जाता है, मतलब कि उसे कठोर कहा जाता है। और जब अमेंडिंग प्रोसीजर इजी हो, मतलब कि जब संविधान प्रक्रिया आसान हो या सरल हो, तो उसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है, मतलब कि उसे लचीला संविधान कहा जाता है। मतलब संविधान को बदला जा सकता है और बदलने की प्रक्रिया आसान है तो लचीला यानी कि नम्य, और अगर संविधान की प्रक्रिया कठोर है
तो वो कठोर संविधान कहलाएगा या अनम्य संविधान कहलाएगा। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसका कठोर संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। अगर यूएसए की बात की जाए तो इसमें अभी तक सिर्फ 6 या 7 बार अमेंडमेंट हुआ है और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो कोई भी अगर अमेंडमेंट होना है तो वो कांग्रेस में पहले 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर इसे 50 स्टेट में भेजा जाएगा, क्योंकि यूएसए में 50 स्टेट हैं और हर स्टेट में अपना अपना लेजिस्लेचर है। अगर यहाँ पर 2/3 लेजिस्लेचर एग्री हो जाए तब ये अमेंडमेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो कठोर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूएसए का संविधान है वो कठोर संविधान है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए लचीले संविधान की तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूके, मतलब कि ब्रिटेन। यहाँ कोई कानून है तो पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है और पार्लियामेंट में मोर देन 50% से ये बिल पास हो जाता है और अमेंडमेंट हो जाता है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, मतलब कि नम्य संविधान है। अब इसको हम देखते हैं। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर एक संविधान को कठोर अथवा लचीला कहा जाता है, अर्थात संशोधन की दृष्टि से संविधान लचीला तथा कठोर 2 प्रकार का होता है। वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उन्हें आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है, उन्हें कठोर संविधान कहा जाता है, मतलब कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जबकि वे संविधान जिनमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है लचीला संविधान कहलाता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आते हैं, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि उसकी संशोधन प्रक्रिया आसान एवं साधारण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब संविधान के प्रकार में संघात्मक एवं एकात्मक संविधान, मतलब कि फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको समझते हैं। अगर संघात्मक और एकात्मक संविधान की बात की जाए तो दुनिया भर के देशों ने जब अपना संविधान बनाना शुरू किया तो उनके सामने ये 2 मॉडल थे, एक संघात्मक संविधान या एकात्मक संविधान बनाएं, मतलब कि या संघात्मक संविधान बनाएं या एकात्मक संविधान बनाएं। एकात्मक की बात की जाए तो यहाँ सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है नेशनल गवर्नमेंट में, मतलब कि केंद्रित होती है राष्ट्रीय सरकार में। यह एक ऐसा संविधान होता है जो पूरे देश के लिए एक ही सरकार की बात करता है, सिंगल गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री का सिस्टम ऑपरेट करेगी। इसका एग्जाम्पल है यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर पूरे देश की एक ही संसद है, मतलब कि पूरे देश की एक ही सरकार है। इसके बाद एकात्मक संविधान के 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है एक ही स्तर की सरकार होती है जो नेशनल लेवल पर काम करती है। दूसरा पॉइंट ये है पूरे राज्य या देश का लॉ बनाने के लिए एक ही पार्लियामेंट होती है। इसके बाद इसका 3rd पॉइंट याद रखिएगा, पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप होती है, नेशनल सिटीजनशिप। राज्य के लिए अलग से कोई सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता नहीं होती है। इसके बाद अगर संघात्मक संविधान की बात की जाए तो इसमें 2 तरह की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। 2 सरकार होंगी तो पावर को शेयर किया जाएगा, दोनों के काम अलग अलग होंगे। जहाँ पर 2 तरह की सरकारें होती हैं इसी को फेडरल कहा जाता है, मतलब कि संघात्मक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको याद रखिएगा। यहाँ 50 स्टेट्स हैं और यहाँ 50 राज्य में अलग अलग सरकार हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जिसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट पूरे यूएसए का सिस्टम चलाती है, बाकी 50 स्टेट की अलग अलग सरकारें होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है, इसको याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है और 50 स्टेट का अलग अलग एग्जीक्यूटिव हेड होता है जिसे गवर्नर कहा जाता है, पावर का भी दोनों के बीच क्लियर डिवीज़न है, दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं दे सकती हैं। स्टेट और सेंटर का लेजिस्लेचर
अलग अलग होता है। लेजिस्लेचर पावर भी सेंट्रल स्टेट में बटी हुई है। यहाँ नेशनल सिटीजनशिप भी होती है और स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत ना अमेरिका की तरह फेडरल है और ना ही यूके की तरह यूनिटरी है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। इस प्रकार से हम संघात्मक और एकात्मक में 3 प्रमुख अंतर बता सकते हैं। अगर एकात्मक की बात की जाए तो इसमें पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि सरकार का एक स्तर होता है, मतलब सरकार का जो स्तर होते हैं वो एक स्तर की सरकार होती है। इसके बाद अगर संघात्मक की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार के 2 स्तर होते हैं, ये हो गया पहला अंतर। इसके बाद अगर दूसरे अंतर की बात करें तो एकात्मक में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड होती हैं, और यहाँ पर मतलब कि संघात्मक में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। इसके बाद अगर हम एकात्मक में तीसरे पॉइंट की बात करें तो एकात्मक में एकल नागरिकता होती है, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप होती है, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होती। और इसी प्रकार से संघात्मक में अगर बात करें तो यहाँ दोहरी नागरिकता होती है, मतलब कि डबल सिटीजनशिप होती है, यहाँ राज्यों के लिए अलग नागरिकता होती है। इसके बाद अगर एकात्मक में हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो है यूके, और अगर फेडरल में मतलब कि संघात्मक में अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो है यूएसए। इनको आप याद रखिएगा। आज हमने आपको भारत के संविधान में संविधान की परिभाषा, संविधान का महत्व और संविधान के प्रकार बताए। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक ढांचा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो हम पढ़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि इससे आपके एग्जाम में 50 फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा आपको हिस्ट्री की तरफ ले चलते हैं। एक तरफ हम यूरोप को ध्यान में रखेंगे और एक तरफ इंडिया को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर 14 और 15 शताब्दी की बात की जाए तो ये वो समय है जब यूरोप में आधुनिकीकरण शुरू होता है। यूरोप में एक महान घटना घटती है जिसका नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से आपको जगाना तथा समझाना कि आप पिछड़ गए हैं, आपको आगे बढ़ना है। यूरोप में जब पुनर्जागरण की घटना होती है तो वहाँ की सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाता है, वहाँ के लोगों की सोच बदलने लगती है और लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है और साइंस व टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट इस समय यूरोप में होते हैं और इसी डेवलपमेंट का रिजल्ट पॉलिटिकल फील्ड में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ कहा गया। मतलब यहाँ भी डेमोक्रेटिक स्टेट बन चुका था। इस तरह से मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप अब इंडिया की बात करें, इंडिया को देखें तो इस समय इंडिया में मतलब कि 14-15 सेंचुरी की बात हो रही है, तो इस समय इंडिया में मुस्लिम रूल था, मतलब कि मुस्लिमों का शासन था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस समय इंडिया में निरंकुश राजतंत्र था, मतलब कि निरंकुश शासन था। इसका मतलब होता है डेस्पोटिज्म, मोनार्की, मतलब राजा के हाथ में सत्ता थी। लेकिन अभी भी ऐसी वो क्या चीज़ थी जिसमें इंडिया बहुत आगे था, तो वो चीज़ थी इंडियन इकनॉमी। उस समय इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी। जैसे उस समय भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर का एक्सपोर्ट होता था, भारत के कॉटन की डिमांड पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत ज़्यादा थी, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट बनते थे उनकी डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा था। भारत हर एक कल्चर फील्ड में बहुत आगे थे, जैसे पेंटिंग्स को ले लीजिए, लिटरेचर को ले लीजिए, म्यूज़िक को ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में बहुत ग्लोरीफाइड थे। इसका मूल कारण था भारत इकोनॉमिकल, और इस समय यूरोप भी इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ग्रोथ करने लगे थे और पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने लगी, मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा था। तो ये मार्केट तलाश रहे थे क्योंकि बिजनेस वहीं हो पाएगा जहाँ परचेजिंग पावर ज़्यादा हो। उस समय पूरे वर्ल्ड में पैसा सबसे ज़्यादा इंडिया के पास था, तो अगर वो बिजनेस करने के लिए आएंगे तो कहाँ आएंगे, इंडिया में ही। तो वो इंडिया की तरफ आ गए और फाइनली 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की ज़मीन पर कदम रख लिया और यहाँ से बिगनिंग हो गई। फिर धीरे धीरे एक टाइम आया
अंग्रेज लोग भारत पहुंचते हैं, वो चाहते थे कि इंडिया में जाकर बिजनेस करें। इसके लिए लंदन में व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई। इन लोगों ने मिलकर मीटिंग की और ये डिसीजन लिया कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक कंपनी फॉर्म करेंगे। और आगे चलकर वही कंपनी क्या कहलाई, तो वो कहलाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी फॉर्मेशन जो हुई वो हुई 31 दिसंबर 1600 को। जब कंपनी बन गई तो उन्होंने डिसाइड किया हम लोग इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करें, जाकर ट्रेड करें और पैसे कमाएं। लेकिन जब ये कंपनी बनी तो उस समय पूरे यूरोप में बहुत सारी बिजनेस करने वाली कंपनियां थीं। ऐसे ही इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां थीं। तो इनके मन में दो तरीके का डर था। सबसे पहला डर था कि हम लोग इंडिया में जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी जो यूरोपियन बिजनेसमैन हैं या कंपनीज हैं उनसे कंपटीशन होगा हमारा। जैसे पुर्तगीज़ पहले ही पहुंच चुके थे, उसके बाद डच पहले ही पहुंच चुके थे, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे, फिर डच थे और फिर अंग्रेज आए। मतलब आपस में कंपटीटर थे और अंग्रेज चाहते थे कि हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा हो। और दूसरी तरफ इनको डर सता रहा था कि अगर हम जाकर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंट्री से 2-4 कंपनी और आ गई तो उनसे भी कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी तरह अगर हम इंडिया में बिजनेस करने जाएं तो यहाँ से कोई कॉम्पिटिटर वहाँ ना आए। तो वहाँ की गवर्नमेंट की जब बात कर रहे हैं तो उस समय क्राउन रूल था और डेमोक्रेटिक रूल था, लेकिन फिर भी वहाँ क्राउन तब भी हेड था और ब्रिटेन में आज भी क्राउन ही हेड होता है। और उस समय वहाँ की जो महारानी थी उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने क्या किया कि इस कंपनी के लिए एक लाइसेंस जारी किया। जब बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस दिया जाता है कंपनी के लिए तो उसी को चार्टर या राजलेख कहा जाता है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का दिन था। उसी दिन एक चार्टर जारी किया गया और इस चार्टर में ये लिखा था कि कंपनी अगर इंडिया में ट्रेड करने जा रही है तो इनको 15 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब केवल इस कंपनी के लिए अथॉरिटी है। मतलब कि इंग्लैंड से कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होगा, क्योंकि और किसी से थोड़ी ना मना कर सकते हैं, जैसे कि पुर्तगाली हैं, डच हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस चार्टर में कुछ बातें और भी लिखी थी जो एक तरीके से देखा जाए इस कंपनी के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं जो इस चार्टर में लिखे हैं। यहीं से आप कह सकते हैं कि इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की कहानी शुरू होती है। तो अगर आप भारत के संवैधानिक विकास की कहानी खोजना चाहें कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई तो वो रियल में वो चार्टर था 1600 ईस्वी का। ये जब 1600 ईस्वी में चार्टर लेकर भारत की ओर बढ़ते हैं तो ये 1607 में पहुंचकर इंडिया में सूरत में पहली फैक्ट्री खोलते हैं। मतलब कि सूरत में पहली फैक्ट्री लगा देते हैं। उस समय फैक्ट्री गोडाउन को कहा जाता था। उस समय सूरत पर मुगलों का अधिकार था। और मुगलों का जो राजा था उस समय वो था जहांगीर। इसीलिए अंग्रेज जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं और कहते हैं कि गुजरात में बिजनेस करने के लिए उन्हें परमिशन दे दीजिए। और जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी। फैक्ट्री लगने के बाद ये धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सप्लोर करते हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में छा गए और हर जगह जाकर फैक्ट्री लगाने लगे। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाने लगे। फिर समय की घड़ी बदलती है और कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिससे अंग्रेजों के मन में लालच आ जाता है। पहले ये प्योरली व्यापारी थे, लेकिन अब इनके मन में लालच आ गई। क्या लालच आ गई? अगर आप 1600 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी की कहानी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश गवर्नमेंट इंडिया को टैक्स पे करके बिजनेस कर रही है। लेकिन 1765 में कंडीशन बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि 1764 में एक हिस्टोरिकल वॉर हुआ जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। इस समय मुगल राजा या सम्राट जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय। ये भी इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और उनका साथ कौन दे रहा था शाह आलम द्वितीय का? तो वो थे बंगाल का जो हटाया गया नवाब था मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, ये इनका साथ दे रहे थे शाह आलम द्वितीय का। मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये तीनों हार गए। इस समय जो कंपनी का हेड था वो था रॉबर्ट क्लाइव।
था 1765 में एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट का नाम था इलाहाबाद की संधि। मतलब 1765 में एक एग्रीमेंट हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि कहा गया। इसमें क्या हुआ, इसमें लिखा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का राइट अंग्रेजों को दे दिया जाए। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का राइट अंग्रेजों को दे दिया जाए। दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको बता दें, जो मुगल प्रशासन था वो उसके दो पार्ट थे, एक था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और एक था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय स्टेट को सूबा कहा जाता था। केंद्र का भी हेड बादशाह होता था और स्टेट का भी हेड बादशाह होता था। दिल्ली इनकी राजधानी थी। औरंगजेब के समय की जो बात हो रही है, उस समय दिल्ली इनकी राजधानी थी। बादशाह जो है वो दिल्ली में रहता था और बादशाह की हेल्प के लिए वहाँ एक काउंसिल मिनिस्टर होती थी, जिसका सबसे बड़ा ऑफिसर वजीर होता था। और ऐसे स्टेट में दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते थे। जो स्टेट का सिविल ऑफिसर्स था, मतलब कि नागरिकों के मामलों को देखने वाला अधिकारी, उसे सूबेदार कहा जाता था। इसके साथ साथ एक और ऑफिसर्स होता था जिसका काम था स्टेट के किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब कि लगान वसूलने वाला अधिकारी जो था, इसी को दीवानी कहा जाता था। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो राइट है वो अंग्रेजों को मिल गया था। तो मतलब आप दीवानी का मतलब समझ गए होंगे, मतलब कि यहाँ टैक्स कलेक्शन का राइट अंग्रेजों को मिल गया और तय किया गया कि शाह आलम द्वितीय को कुछ अमाउंट इसमें से आपको दे देंगे। अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि शाह आलम द्वितीय को जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, उसमें से कुछ अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। अंग्रेजों ने कानून बनाना शुरू किया। कानून बनाकर यहाँ सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश की। टैक्स कलेक्शन का राइट मिलने के बाद इंग्लैंड की सरकार की लालच और बढ़ गई। उसको लगा कि हमने तो कंपनी को भेजा था बिजनेस करने, ये तो वहाँ ओनर बन गए, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। और कंपनी को कंट्रोल में लेने के लिए वहाँ की सरकार ने कहा कि आज से आप जो भी काम करेंगे उसके रेगुलेशंस हम बनाएंगे। और उस तरह से पहला कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया। वो टाइम था 1773। तो अब यहाँ से हम अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इस चैप्टर को आप दो फेज में पढ़ेंगे। कंपनी रूल जब 1858 तक रहा तब उस समय क्या डेवलप हुए, और जब क्राउन रूल रहा, मतलब ब्रिटिश ताज का शासन रहा 1947 तक, तब क्या डेवलप हुए, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।